Hi, so we'll start with the National Strategy for Financial Inclusion. The National Strategy for Financial Inclusion for India 2019-2024 has been prepared by RBI under the aegis of the Financial Inclusion Advisory Committee and is based on the inputs and suggestions from the Government of India, other financial sector regulators. So financial inclusion strategy का rationale क्या है? एक ट्रायड है जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसीज, लिटरेसी इनिशिएटिव्स एंड कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क। क्योंकि नेचुरल है कि ठीक है इंक्लूजन ला रहे तो उसमें उन लोग उनके पास कुछ पॉलिसीज होगा, और फिर लिटरेसी इनिशिएटिव्स भी वो लोग लाएंगे पॉलिसी, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स है, और उसमें कुछ दिक्कत भी आ सकता है तो उसको रिड्रेस करने के लिए एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी सीक्स टू एड्रेस द इनहेरेंट बैरियर्स ऑफ एक्सेस टू अ gamut of financial products and services. An inclusive financial system is not only pro growth but also pro poor, with the potential to reduce income inequality and poverty, promote social cohesion, and shared economic development. Financial inclusion, on the other hand, leaves the disadvantaged and low income segments of society with no choice other than informal options, making them vulnerable to financial distress and debt and poverty. ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो सीक करता है टू एड्रेस द इनहेरेंट बैरियर्स ऑफ एक्सेस टू अ गैमुट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को। एक इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें प्रो ग्रोथ नहीं बट ऑल्सो प्रो पुअर विद द पोटेंशियल कि उनका रिड्यूस हो पाए इन इनकम इनक्वालिटी, और सोशल कोहेजन कैसे इम्प्रूव किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे उनके साथ भी शेयर किया जाए। So financial exclusion, on the other hand, leaves the disadvantaged and low income segments of the society with no other choices other than informal options. तो उनके पास कुछ होता नहीं है, making them vulnerable to financial distress, debt and poverty. A national strategy for financial inclusion, उनके objectives और recommendations को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ इंक्लूजन के स्ट्रेटजीज है, ऑब्जेक्टिव्स और रिकमेंडेशंस है। तो यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोवाइडिंग बेसिक bouquet of financial services, access to livelihood and skill development, financial literacy and education, customer protection and grievance redressal, effective coordination. So leveraging technology and adopting a multi-stakeholder approach for sustainable financial inclusion. ठीक है, अब मेजरमेंट कैसे करना होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एज पर NSFI 2019-2024। ब्रॉड इंडिकेटर्स है टू मेजर यूजेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे है परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स विद अ सेविंग अकाउंट एट अ फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक में कितने लोगों ने सेविंग्स अकाउंट खोल के रखा हुआ है। फिर परसेंटेज ऑफ MSMEs हैविंग एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, percentage of SMF having access to formal credit, then percentage of adults having pension policy, adults having insurance product, and percentage of adults having access to credit. So these indicators tell us the bouquet of financial services are being used by target customers. Broad indicators क्या है to measure quality of financial services, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल नॉलेज स्कोर, अरिथमेटिक स्कोर है जो कि सम अप करता है करेक्ट रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस अबाउट बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सच एज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मनी इल्यूजन, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, मेन पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। और ग्रीवेंस रिड्रेसल है जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिप्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म रहेगा, मेजरमेंट थ्रू नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिजॉल्व्ड। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन BC एंड BF मॉडल। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल है। अंडर द बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल, बैंक्स में यूज इंटरमीडियरी सच एज बिलो फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटेशन सर्विसेज, जैसे NGOs या फार्मर्स क्लब, cooperatives, community based organizations, IT enabled rural outlets for corporate entities, post offices, insurance agents, well functioning panchayats, village knowledge centers, agri clinic या agri business centers, कृषि विज्ञान केंद्र, एंड द फैसिलिटेशन सर्विसेज बाय बैंक BF, जो कि बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल है। ठीक है, इंक्लूड द फॉलोइंग। तो बिजनेस में क्या करते हैं, दे यूज बैंक यूज इंटरमीडियरी सच एज बिलो फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटेशन सर्विसेज। ठीक है, ये सब फैसिलिटेशन सर्विसेज है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, उसमें इंक्लूडेड है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर्स एंड फिटमेंट ऑफ एक्टिविटीज, कलेक्शन एंड प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन या डेटा, क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पे बस है कि उनको जानकारी होता है, आइडेंटिफाई भी करना होता है कि कौन से बोरोवर है और किस एक्टिविटी के लिए वो लोग फिट है।
ठीक है। और प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग जो भी है लोन एप्लीकेशन के लिए वो कलेक्ट करना, प्रोसेसिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू बैंक्स, प्रमोशन एंड नर्चरिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप फॉर रिकवरी। ठीक है, ये लोग पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग, अगर लोन सैंक्शन हो जाता है तो उसको मॉनिटर भी करते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट दीज सर्विसेज आर नॉट इंटेंडेड टू इन्वॉल्व द कंडक्ट ऑफ बैंकिंग बिजनेस बाय बैंकिंग बिजनेस फैसिलिटेटर्स। तो बिजनेस फैसिलिटेटर ये लोग कोई भी बैंकिंग बिजनेस नहीं करते हैं, दे आर जस्ट फैसिलिटेटिंग द सर्विसेज बट डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू कंडक्ट द activities by themselves. No approval is required from RBI using the above intermediaries for facilitation of the services. फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल पे चलता है। अंडर द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बीसीज, जैसे एनजीओ, एमएफआई सेटअप अंडर द सोसाइटीज या ट्रस्ट एक्ट्स, सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर द म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, एनबीएफसीज जो कि एक्सेप्ट नहीं करता पब्लिक डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, ये सारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। पोस्ट ऑफिसेज वगैरह भी, एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। सो इन एडिशन टू एक्टिविटीज लिस्टेड अंडर द बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल, द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स विल इंक्लूड डिस्पर्सल ऑफ स्मॉल या वैल्यू क्रेडिट, recovery of principal या collection of interest, collection of small value deposits, sale of micro insurance या mutual fund product या pension product, other third party products, and receipt and delivery of small value remittance या other payment instruments। ठीक है, तो छोटा मोटा जो क्रेडिट है, डिसबर्सल ऑफ स्मॉल वैल्यू क्रेडिट, देन रिकवरी करना ऑफ प्रिंसिपल या कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, कलेक्शन ऑफ स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट। ठीक है, और सेल ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। तो छोटा मोटा जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, उनको ये लोग बेच भी सकते हैं। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द business correspondent and business facilitator is that business correspondents are permitted to carry out transactions on behalf of the bank, whereas business facilitators um, can refer clients, pursue clients' proposal, and can facilitate the transaction with the bank, but cannot carry out the transactions on behalf of the bank। पेमेंट ऑफ कमीशन या फीस फॉर एंगेजमेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर्स या correspondents। सो बैंक्स may pay a reasonable commission या fee to the business facilitator या correspondents, the rate and quantum of which may be reviewed periodically. The agreement with the business facilitators या correspondents should specifically prohibit them from charging any fee from the customers directly for services rendered by them on behalf of the banks। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि बीसी या बीएफ में कि बैंकिंग जो कोरेस्पॉन्डेंट, ये बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट है, वो लोग ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं, बट जो बिजनेस फैसिलिटेटर है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो लोग नहीं कर सकते। पेमेंट या कमीशन जो फी है, सो बैंक में पे अ रीजनेबल कमीशन या फी टू द बिजनेस फैसिलिटेटर या correspondent, द रेट एंड क्वांटम ऑफ विच में बी रिव्यूड। तो वो लोग जितना काम करे उसको रिव्यू किया जाएगा periodically। द एग्रीमेंट विद द बिजनेस फैसिलिटेटर्स या correspondent should specifically prohibit them from charging any fee from the customers directly for services rendered by them on behalf of the bank। Now, other terms and conditions for engagement of business facilitators and correspondents. So, banks should make the following arrangements with business facilitator and business correspondent to ensure that there is no reputational, legal, and operational risk faced by the bank। ठीक है, suitable limits on cash holding by intermediaries as also limits on individual customer payments and receipts. The requirement that the transactions are accounted for and reflected in the bank's books by the end of the day or next working day। All agreement or contract with the customer shall clearly specify that the bank is responsible to the customer for acts of omission and commission of the business facilitator or correspondent। In addition, the bank should establish proper grievance redressal mechanism if any wrong is done by BC or BF। Bank should constitute grievance redressal machinery with the bank for redressing complaints about services rendered by business correspondent and facilitators। Grievance redressal procedure care of the bank and the time of frame fixed for responding to the complaints should be placed on the bank website। If a complainant does not get satisfactory response from the bank within 60 days, ठीक है, from the date of his lodging complaint, he will have the option to approach the office of the banking ombudsman concerned for the redressal of his grievance। ठीक है, आरसीटीज है जो सेटअप करना था, बट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर के हिसाब से हमने देख लिया 60 डेज का टाइम रहता है
अगर वो लोग सेटिस्फाई नहीं है तो वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी भी है कि इंटरनेट एनेबल्ड कियोस्क, पीसीज, एटीएम्स, बायोमेट्रिक हैंडल डिवाइस, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, यूएसएसडी पेमेंट मोड यूज़ कर सकते हैं जो मोबाइल में आता है, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है। स्मार्ट कार्ड या पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज। फिर अदर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अभी सीबीएस भी आ रहा है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन विच एनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट एंड अवेल ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ सीबीएस नेटवर्क। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर द कस्टमर मेंटेन्स हिज और अकाउंट। हाँ, मतलब कहीं से मैंने एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में अगर भेजना है पैसा तो वो कर सकते हैं। ठीक है। तो कस्टमर इज नो लॉन्गर द कस्टमर ऑफ अ ब्रांच एज ही बिकम्स द बैंक्स कस्टमर, तो बैंक का एज अ होल कस्टमर बन जाता है। वाइट लेबल एटीएम भी है जिसमें आरबीआई रिव्यू करता है उसका पॉलिसी वगैरह। और वाइट लेबल एटीएम क्या है कि वो कहीं भी मतलब सेटअप किया जाता है ताकि कैश निकाल पाए और फिर उनको पेमेंट वाला मिलते रहेगा। तो वाइट लेबल एटीएम ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी जो है वो सेटअप करेगा। ठीक है। और बैंक की सर्विसेज उनको मिलती रहेगी। ठीक है, डिपॉजिट करवाना, कैश है विड्रॉ करना, ये सब। उसके बाद बहुत सारे कमिटमेंट भी है। ग्लोबल एम्फोसिस है ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फॉर एग्जांपल एसडीजी में इतने सारे एसडीजीज हैं। ठीक है। फिर कमिटमेंट बाय G20 ऑल्सो कि टू committed to advance financial inclusion worldwide and reaffirmed its commitment to implement the G20 high-level principles for digital financial inclusion. ठीक है। Commitment by World Bank also, it has two institution-wide specific initiatives for universal financial access. So in 2015, the World Bank Group committed to extend access to financial services to 1 billion adults through the Universal Banking Access 2020 initiative, which envisions the adults worldwide will be able to have access to a transaction account to store money, send, or receive payment. While the UFA 2020 initiative focuses on 25 countries where 73% of all financially excluded people live, World Bank is working with some 80 countries to advance financial access and inclusion. फिर है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम एज गवर्नमेंट, वही है एफएसएपी। तो गवर्नमेंट एंड ये सब होता है कि 5 और 10 साल में हमेशा रिव्यू करके देते हैं। ठीक है। 5 नहीं, 5 10 नहीं, 5 और 15 साल में जो भी कंट्रीज थोड़ी बैकवर्ड है उसको 15 ईयर्स में वो लोग एसेस करके देते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मिलके। और जो एडवांसिंग इकोनॉमीज है उसको 5 ईयर्स में करके देते हैं। ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस बाय वर्ल्ड बैंक इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव data set on adults save, borrow, make payments, and manage risk. So launched with funding from the Bill and Melinda Gates Foundation. ठीक है। The database has been published every 3 years since 2011. The data are collected in partnership with Gallup through nationally representative surveys of more than 150,000 in over 140 है। तो गैलप के द्वारा ये है, और एक वर्ल्ड बैंक का जो इनिशिएटिव है उससे ग्लोबल फिंडेक्स हमको मिलता है। ठीक है। फाइनेंशियल इंडेक्स हमारा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कितना है। फिर अलायंस है। The account ownership has reached 76% of world wealth in India. Ownership more than doubled its past decade, so from 35% to 78%. Gender gap भी reduce हो गया by 17 percentage points. ठीक है। तो अलायंस भी एक बना हुआ है। अब है challenges to financial inclusion, तो नॉन यूनिवर्सल access to bank accounts. A significant portion of adults in China and India lack formal banking access due to the sheer size of the population. Digital divide. Despite having many internet users, half of India's population lacks internet access, posing a barrier to the adoption of digital financial services. Challenges क्या है? नॉन यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंक अकाउंट, उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अडल्ट इन इंडिया एंड चाइना लैक फॉर्मल बैंकिंग एक्सेस। ठीक है, क्योंकि इतना पॉपुलेशन ही ज़्यादा। डिजिटल डिवाइड, despite having many half of the India's population lacks in internet access, posing a barrier to the adoption of digital financial services. Or inadequate infrastructure, so limited physical infrastructure, transportation options, and insufficiently trained staff in rural and remote areas hinder access to financial services. Socio-cultural barriers, so cultural beliefs and values in certain segments of the population result in a lack of trust and favorable attitudes towards formal and financial services. Payment infrastructure, the majority of retail payment products are operated by NPCI, necessitating
necessitating more market players to encourage innovation, competition, and reduce concentration risk in retail payment. ठीक है, तो क्या क्या चैलेंजेस है? एक नॉन यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंक अकाउंट, सबके पास नहीं होता। डिजिटल डिवाइड, बहुत लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बहुत लिमिटेड है। तो स्टाफ वगैरह भी है वो बहुत ट्रेंड नहीं होते हैं रूरल एरिया, रिमोट एरिया में, तो इसलिए ये हिंडर करता है फाइनेंशियल सर्विसेज उनको पहुंचाने तक। सोशो कल्चरल बैरियर्स आते हैं, जिसमें कल्चरल बिलीफ होता है कि सब कुछ ऑनलाइन जाके नहीं करना है क्योंकि फ्रॉड हो सकता है ना। और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो भी है एनपीसीआई के द्वारा होता है, नेसेसिटेटिंग मोर मार्केट प्लेस टू एनकरेज इनोवेशन, कंपटीशन एंड रिड्यूस कंसंट्रेशन रिस्क टू इन द रिटेल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू माइक्रो फाइनेंस इम्पोर्टेंट है। सो डिस्पाइट decades of bank nationalization and expansion, a significant portion of India's population outside informal remains outside the formal financial system। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इंडिया पॉपुलेशन का, वो रिमेन्स आउटसाइड द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। द गवर्नमेंट aimed to extend coverage by offering targeted low-cost loans, particularly to the poor, to reduce reliance on the informal sector's high interest rates. Rural cooperative banks and regional rural banks were established। ठीक है, तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज जो है, were established to serve the financial needs of rural communities. Additionally, commercial banks were mandated to allocate 40% of credit to PSL। ठीक है, however, in pursuit of meeting quantitative targets, bank neglected the qualitative aspects of lending, leading to high loan defaults and a perception that the poor were not creditworthy. The transaction costs associated with servicing small loans and perceived risk further hindered financial inclusion efforts. Consequently, lending to the poor became more of a social obligation than a viable commercial activity for banks, widening the gap between credit demand and supply in rural areas. Microfinance emerged as an alternative delivery mechanism to address the financial needs of the excluded population, particularly in rural areas। तो माइक्रो फाइनेंस ये इन लोगों के लिए, रूरल एरियाज जो कि एक्सक्लूडेड होते हैं, डिस्पाइट जो बैंक अपना 40% जो इनके लिए अलॉट करता है पीएसएल के लिए, बट जो भी मतलब रूरल एरिया में जो लोग हैं उनको अच्छे से लोन वगैरह या क्रेडिट वर्दी जो कोलेटरल देना होता है वो उनको नहीं मिलता, मतलब सही दाम पे सही चीज़ नहीं मिलती उनको। ठीक है, लोग मतलब बैंकों को लगता है कि ये तो डिफॉल्ट कर जाएगा, इसलिए वो लोग भी हेजिटेंट होते हैं इनको लोन देने के लिए। इसलिए माइक्रो फाइनेंस एक ऑल्टरनेटिव डिलीवरी मैकेनिज्म है टू एड्रेस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन, स्पेशली इन रूरल एरियाज। अब डेफिनेशन क्या है माइक्रो फाइनेंस का? तो सबसे पहले देखते हैं प्रोविजन क्या है। फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम क्लाइंट्स एंड पुअर पीपल विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग सोशल वैल्यू, लोन, saving, insurance, remittance। So microfinance is a holistic concept. It includes not only microcredit but also supports services such as savings, insurance, payments, market and technical assistance, and capacity building। The clients of microfinance are landless laborers, जिनके पास जमीन नहीं है, और लेबरर होते हैं engaged in agriculture, mining and construction, self-employed in non-farm activities, small and marginal farmers, rural artisan and weavers, self-employed in urban and informal sector, and women। तो माइक्रो फाइनेंस ये है जिसमें इनको सपोर्ट किया जाता है, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है जिन इन द एरियाज ऑफ सेविंग्स, इंश्योरेंस, पेमेंट, मार्केट एंड टेक्निकल असिस्टेंस। ये क्लाइंट को भी सपोर्ट करता है जो लैंडलेस लेबरर्स है, engaged in agriculture, mining, and construction। NGOs and SHGs। NGO is a voluntary organization established to undertake social intermediation, like organizing SHGs of micro entrepreneurs and entrusting them to banks for credit linkage or financial intermediation, like borrowing bulk funds from bank or on lending to SHG। तो NGO क्या है? NGO and SHGs, non-governmental organization, is a voluntary organization established to undertake social intermediation, like organizing self-help groups of micro entrepreneurs and entrusting them to banks for credit linkage or financial intermediation, like borrowing bulk funds from banks for on lending to SHGs, जो SHGs को lend कर सकते हैं। NGOs are the promoters of the concept of SHGs। तो NGO promote करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को।
अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ 10 से 20 लोगों का हु हैव अ रिलेटिवली होमोजेनियस social and economic background and have voluntarily come together to save small amounts regularly to common fund and meet their emergency needs on mutual help basis। जैसे जी जो है 10-20 लोगों का टुकड़ा है जो साथ मिलके एक होमोजेनियस सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब लगभग सबका बैकग्राउंड, सब लोग एक ही कास्ट जो भी है, एक तरह से जो लोग वो लोग एक साथ रहने के लिए होते हैं, तो वो लोग एक साथ मिलके आते हैं और एक फंड बनाते हैं जो इमरजेंसी फंड होगा फॉर एनी ऑफ देयर नीड्स। So the common fund may not be enough to lend to its members and hence it seeks external funding from banks to support the income generating activities। अब उनके पास उतना फंड नहीं है तो ये लोग बैंक पे डिपेंड करते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ एसएचजीज reduces the transaction cost for both the lenders as well as the borrowers। Moreover, groups have reliable information about their members and group guarantees can replace collateral। It is cheaper to deal with a group than with individuals। Many SHGs have women as their members। तो microfinance क्या है? Is used by SHGs to meet survival needs